कोडप्पा के बाद अब हमारी आती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम विंध्याचल पर्वत के नाम पर ही इसका नाम विंध्यन क्रम की चट्टानें रखा गया है। ये कोडप्पा जो चट्टानें बनी थी उनके अवसाद मतलब उनके टूट फूट अपक्षय और अपरदन के कारण जो जमा हुआ निक्षेपण हुआ, निक्षेपण का मतलब जमा हुआ एक परत दर परत, परत के ऊपर परत, एक परत फिर दूसरी परत, ऐसे परतें जमती गई तो उससे कौन सी चट्टानें बनी? अपनी विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ पाया जाता है? डायग्राम में भी मेंशन किया, लिखा भी हो मैंने, आपको इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बनाया। देखिए हमारी दिशाएं हैं 4, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अगर बात करें पूरब में, बिहार में जगह है सासाराम व रोहतास क्षेत्र, वहाँ से शुरू होती है, यहाँ से वहाँ से शुरू होकर राजस्थान में आती है चित्तौड़गढ़। ये जो जगह है राजस्थान की चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो पूरब में तो बिहार से और कहाँ तक? राजस्थान की चित्तौड़गढ़ तक आ जाती है। उत्तर में बात करें तो उत्तर प्रदेश के आगरा, ये आगरा क्षेत्र से लेके दक्षिण में एमपी के होशंगाबाद तक, होशंगाबाद, ठीक है, ये एमपी की जगह, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो आप इस तरीके से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या राइटिंग में लिखना चाहें, एक लाइन में लिखना चाहें, वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए क्योंकि मैंने कहा था ये अवसाद जमाव से, तो एक बार में भी सारा मलबा आया नहीं होगा, टुकड़ों में आया होगा, कभी एक बार कभी 2 बार, तो इनके अवसादों से चट्टान बनी है। इस कारण इसमें मान लीजिए एक बार एक लेयर बन गई तो उसके ऊपर अगर पानी भर गया तो मछली भी आ सकती है, वनस्पति भी आ सकती है, कीटाणु जीवाणु सब आ सकते हैं। तो इस कारण उसमें थोड़े बहुत मात्रा में क्या पाए जाएंगे? जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा आर्कियन में जीवाश्म नहीं होते, धारवाड़ में जीवाश्म नहीं होते क्योंकि वो लावा से बनी थी, कोडप्पा में भी नहीं होते क्योंकि वो उनकी अवसाद निक्षेप से ही बनी है, इस वजह से उनके, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाते हैं? जीवाश्म आ जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के जमाव से हुआ है। तो आप देखिए जो घर हैं, घरों पे जो छत पड़ती है या मकान बनते हैं, लाल कलर का पत्थर बहुत यूज़ किया जाता है। तो उस जो सबसे ज़्यादा लाल बलुआ पत्थर निकलता है, जैसे आपका आगरा का लाल किला है, दिल्ली का है लाल किला, या सांची के स्तूप है, या आपके उत्तर प्रदेश में एक जगह है फतेहपुर सीकरी, अकबर ने वहाँ पे एक अपनी सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई थी, तो उसमें पूरे में वही लाल पत्थर यूज़ किया गया है और ये लाल पत्थर विदेशों तक जाता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में धौलपुर जिले को रेड स्टोन पार्क के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे विंध्याचल की श्रृंखला आती है, तो वहाँ से इसका निकाला जाता है पत्थर। इसके अलावा यहाँ पे पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें भी इसी विंध्याचल पर्वत में पाई गई, जहाँ से हीरा निकाला जाता है। बहुत अच्छे किस्म का हीरा नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। तो हम बात करें कहाँ कहाँ मिलता है, बिहार में है, बिहार से पूरा एमपी क्रॉस करते हुए राजस्थान, यूपी और एमपी में। तो थोड़ी बहुत मात्रा में ये जो मैंने मेंशन किया है ये आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। और किनारे पे ये जो तूतीकोरन वाला यहाँ से तमिलनाडु का हिस्सा है, तो तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानें, डायग्राम में भी है और हमारा लिखा भी हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए विंध्यन के बाद जो हमारी चट्टानें आती हैं वो आती हैं गोंडवाना चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा। इसका निर्माण की जब बात करते हैं तो इसमें कुछ काल आते हैं, युग आते हैं। तो उन युगों में बात करते हैं, पहले जो महाकाल था उसमें 2 समय थे, एक तो कैम्ब्रियन और डेवोनियन युग। इस दोनों युग में इस चट्टान के बारे में कोई कार्य नहीं हुआ था, मतलब ये बिल्कुल शांत था। इस काल में गोंडवाना क्रम की निर्माण की कोई प्रक्रिया कार्य नहीं कर रही थी। लेकिन इसी समय में एक समय आया था कार्बोनिफेरस और पर्मियन। देखो कार्बोनिफेरस मतलब कार्बन, CO2। इस समय में कार्बन मतलब कोयला, सीधी सीधी बात है, कोयला सामान्य भाषा में बात करें तो कोयले का बहुत निर्माण हुआ था। पर्मियन, पर्म नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, तो वनस्पति के नीचे जले जाने, पर्म नाम की वनस्पति थी, एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जा रही थी। प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया और धरातल पर होने वाली उथल पुथल के कारण वो वनस्पति जमीन के अंदर जमींदोज हो गई और ऊपर से उस पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर वो जमते गए। धीरे धीरे ऊपर से दबाव, नीचे से ताप के कारण वो जल के धीरे धीरे वो कोयले में, कार्बन में कन्वर्ट होती गई। जितने ज़्यादा लंबे समय तक वो जलती रही, ताप मिलता रहा, दबाव, तो बेहतरीन किस्म का कोयला मिला। और जिस वनस्पति को जितना कम ताप या दबाव मिला वो घटिया किस्म का कोयला मिला। तो गोंडवाना क्रम आते ही समझ जाइए इसमें क्या सबसे
सबसे ज़्यादा मिलेगा? कोयला बहुत मिलेगा। विश्व में अगर बात करें तो सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। 85% विश्व में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। और भारत की बात करें तो भारत में भी सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है, वो भी किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इसका मतलब गोंडवाना क्रम का मतलब सीधे सीधे किससे संबंधित हो गए? कोयले से, क्योंकि एक बनी कार्बोनिफेरस और परमियन काल में बन रहा है। तो इस काल में किस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़, बनी कैसे? इस युग में भू संचलन, मैंने कहा था ना उथल पुथल हुई, उसमें धसाव हुआ। धसाव प्रकृति संरचनात्मक बेसिन। बेसिन का मतलब होता है जैसे आपने वॉश बेसिन देखा है हाथ धोने का, किनारे उठे हुए बीच में से गहरा, ऐसी ही आकृति का निर्माण हुआ जिसमें अवसाद अपक्षय अपर्दन के कारण जो मलबा था धीरे धीरे निक्षेपित हुआ। अब नदियाँ लाई हो, पवन लाई, तो उसमें जीवावशेष युक्त अवसादी चट्टानें बनी, जिससे किसका निर्माण हुआ? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब ये ज़्यादातर कह रहे हैं बेसिन। बेसिन जो क्षेत्र होता है वहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ झीलों का पानी आ जाता है, मतलब पानी वाला क्षेत्र हो जाता है, तो वहाँ इन चट्टानों का निर्माण। तो ज़्यादातर ये जो चट्टानें या कोयला है वो कहाँ पाया जाएगा? नदियों के किनारे, जैसे दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी, सोन नदी, नर्मदा और बेसिनों में। तो ये मैंने यहाँ डायग्राम में आपको पूरा मेंशन किया हुआ है। देखो, अगर आप देखोगे तो पश्चिमी बंगाल भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका आ रहा है, यहाँ एमपी कवर करते हुए उड़ीसा तक जा रहा है, ये अपना पूरा निचला आंध्रवाद तेलंगाना वाले, यहाँ तमिलनाडु में भी ये पाया जा रहा है। तो ये नदी कृष्णा कावेरी नदी है, गोदावरी, महानदी, इनके क्षेत्रों में जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पे इसका जो जमाव है बहुत अच्छे। अगर बात करें सर्वाधिक कोयला कौन सी नदी में मिलेगा, तो गोदावरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ कोयला बहुत मात्रा में इस बेसिन में पाया जाता है। क्योंकि ये बेसिन में बन रही हैं इसीलिए हमें इनको ध्यान देना होगा कि जितने भी हैं परतदार चट्टानें, पहली चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि जब अवसाद की बात आएगी तो परतदार चट्टानें होंगी। और कार्बोनिफेरस युग ध्यान रखिएगा, कार्बोनिफेरस में भी परमियन है, और इसकी भी बात करें तो जुरैसिक है। फ्रांस के पास एक जूडा नाम का पर्वत है जिसके जहाँ ये वनस्पति पाई गई थी, इसीलिए उस युग का नाम जुरैसिक युग रख दिया था। ठीक है, कुछ मात्रा में पश्चिमी राजस्थान में भी मिलती है, काठियावाड़ में भी मिलती है, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र हैं वो हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं। अगला हमारा है अगली हमारी जो संरचना है वो है दक्कन ट्रैक्ट। दक्कन मतलब दक्षिण वाला क्षेत्र, भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसका निर्माण मेसोजोइक में जो आया था महाकाल, उसके क्रिटेशियस युग में हुआ था। उस युग में जो शांत दरारी उद्गार, देखिए ये ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी में ये उसकी नली होती है, ज्वालामुखी में मुख नली, और इसी में से अंदर से जो मेग्मा भरा हुआ होता है वो इस नली के माध्यम से बाहर निकलता है। और जब निकलता है तो उसके संग अकेला ऐसा नहीं है कि मेग्मा ही बाहर निकलेगा, उससे पहले गैसें निकलती है, जलवाष्प निकलती है, राख निकलती है। तो पहले वो सारा सामान बम, लैपिली, ब्रेसिया, ये उसके नाम है, कंकड़ पत्थरों के आकार के आधार पे। तो वो जब निकलते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर आता है, गैस का प्रेशर आता है, क्योंकि गैस अगर जैसे प्रेशर कुकर होता है, अगर प्रेशर कुकर में सीटी ना आए तो कुकर फट जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है कि गैस यहाँ पे प्रेशर बनाती है, तो प्रेशर बनने के कारण इतना दाब हो जाता है कि इसके ऊपर वाले हिस्से को विस्फोट के द्वारा उड़ा देती है। जब उड़ा देती है तो ये हिस्सा खुल जाता है, ये डॉट वाला हिस्सा, और इसमें से होकर मेग्मा बाहर आ जाता है, जिसे हम लावा कहते हैं। ये तो हो गया केंद्रीय उद्गार, मतलब केंद्र में से होकर लावा बाहर आ रहा है। लेकिन एक दूसरा प्रक्रिया है कि जो गैसें बन रही है धीरे धीरे वो जो प्रेशर दे रही है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी कठोर चट्टान होंगी, कहीं ना कहीं कोमल भी क्षेत्र होगा, तो उसमें से गैस प्रेशर बनाते हुए दरार बना देती है चट्टानें। जैसे देखते हैं ना दीवारों में चट्टान, ऐसी जमीन के अंदर इन पहाड़ी क्षेत्रों में या इन ज्वालामुखी क्षेत्र में दरारें पड़ जाती हैं। उन दरारों में से होकर बिना कोई विस्फोट हुए शांति से गैस निकल आती है। जब गैस निकल जाती है तो ये वाले रास्ते जो हैं, ये मैंने शिरा, इन शिराओं में से होकर जब रास्ता मिल जाएगा तो मेग्मा जो है धीरे धीरे रिस रिस के कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर आता है बाहरी वातावरण के संपर्क में आके वो ठंडा होने लगता है और यहाँ वो जमने लगता है। तो जमने आगे तक फैलता जाएगा तो जमते जाएगा। लावा पैठिक शंकु, अगर शंकुनुमा आकृति बनेगी तो पैठिक शंकु कहेंगे। आगे तक फैल जाएगा तो फैलता जाएगा तो मैदान बन जाएगा। तो इसके कारण जो जवाब हुआ शांत दरारी उद्गार से, उससे दक्कन ट्रैक्ट का निर्माण हुआ। देखिए लावा से जो चट्टान बनती है वो बनती है बेसाल।
बेसाल्ट काले रंग की होती है चट्टान, बेसाल्ट चट्टान का मतलब होता है, ठीक है। तो किससे बनी है? लावा, ठीक है, दरारी उद्गार से बनी है। अब ये फैली कहाँ हुई है? देखिए इसका विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और इसकी जो मोटाई मिलती है कई जगह तो 600 से 1500 मीटर है और कई जगह महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की बात करें तो 3000 मीटर की मोटाई में भी इनके जमाव पाए गए इस लावा के ठंडा होने से। अब जब ये बेसाल्टी चट्टान जो है अगर इसमें अपरदन अपक्षय अपरदन होगा तो इसका जो निक्षेपण होगा उससे टूट फूट से जो मिट्टी बनेगी उससे बनती है काली मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है काली मिट्टी, क्योंकि इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी। यहाँ पर कपास बहुत बेहतरीन किस्म का होता है, सोयाबीन में अच्छा होता है, मूंगफली अच्छी होती है, लेकिन कपास के लिए सबसे बेहतरीन है। एक तो कारण मिट्टी है, दूसरा देखिए आप में मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, यह अरब सागर है और कपास के लिए आर्द्रता चाहिए। तो अरब सागर से आने वाली हवाएं नमी बनाए रहेंगी तटवर्ती इलाकों में। तो जो जैसे आपने देखा होगा रुई की बत्ती भी बनाते तो हम दूध का या पानी का हाथ लेके उसे बल देते हैं, तो यहाँ पर नमी की ज़रूरत, तो नमी कहाँ मिलती है उसको? तटवर्ती इलाके से। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो कपास की मिलें हैं या कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र वाले में। वर्तमान में अगर बात करें मिलों की तो तमिलनाडु में बहुत हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आर्द्रता है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन, यहाँ पे भी मिलती है मिट्टी, लेकिन जो सर्वाधिक है वो मैंने यहाँ मेंशन की है, ठीक है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न है, काली मिट्टी है, वैसे ही देखो उत्पादन अच्छा होगा, मिट्टी में लावा है तो लोहा बहुत अच्छा मिलेगा। क्षेत्र की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है? ज़्यादातर महाराष्ट्र पूरा कवर किया हुआ है, गुजरात का काठियावाड़ वाला क्षेत्र, एमपी किया हुआ है, एमपी के अलावा थोड़ा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र यहाँ पे मैंने लिखे हैं, गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, यहाँ से घिरा हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना का पठार मैंने आपको मेंशन किया था, कोयम्बटूर और मदुरई का पठार। अब आप कोयम्बटूर और मदुरई का आपको अगर नहीं पता है कि ये जगह कहाँ है कोयम्बटूर और मदुरई, तो ये तमिलनाडु में है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ लिख लेना तमिल। मैंने आपको अभी मेंशन किया था कि इस क्षेत्र में भी चट्टान, वो ये चट्टान है और यहाँ पे भी कपास का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठार आपको मेंशन किया, बेंगलोर का, मैसूर का पठार, ये होगी आपका। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियाँ, देखिए यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाती है, तो इस क्षेत्र में भी इसका जो विस्तार पाया गया है। तो टोटल एरिया काफ़ी कवर किया हुआ है। खनिज संसाधनों की वजह से लोहा बहुत बेहतरीन मिलता है, एग्रीकल्चर लैंड के रूप में भी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया हमारा दक्कन ट्रैक। देखिए अब हमारा अगला जो टॉपिक आ जाएगा गोंडवाना के बाद और दक्कन के बाद, वो आएगा हमारा हिमालय कैसे बना और हमारे उत्तर का विशालकाय मैदान कैसे बना। तो उन दोनों के निर्माण की प्रक्रिया में इस चार्ट से समझ सकते हैं। सैनोजेक महाकाल पाया था जिसको नवीन महाकाल कहते हैं, जो हमारे अभी ज़्यादा लाखों साल पुराने हैं। अब लाखों साल अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो हम नज़दीक का मानते हैं, क्योंकि करोड़ों और वो वर्ष पहले की बात हम करेंगे तो वो बहुत पुराना हो जाएगा। उस समय में 2 काल आए थे, एक तो तृतीयक टर्शियरी काल और दूसरा चतुर्थक क्वार्टरनरी काल। क्वार्टरनरी काल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो अभिनव या नूतन काल कहलाता है। इसके 2 पार्ट थे। प्लीस्टोसिन हिमयुग था, ऐसा हिमयुग जिस समय पूरे धरातल पर, पृथ्वी पर बर्फ जम गई थी। जलवायु परिवर्तन होता है, कटिबंधों में परिवर्तन होता है, कटिबंध में जैसे जलवायु हो जाती है तो पूरा क्षेत्र वैसे हो जाता है। तो उस समय पृथ्वी पर हिम आ गई थी, लेकिन उस हिम आने से पहले का समय, हिमयुग से पहले के समय में हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी। और हिमयुग के बाद जब बर्फ़ जम गई, अब यहाँ हिमालय बन गया, हिमालय के बाद अब बर्फ़ जम गई हिमालय के ऊपर, तो अब बर्फ़ पिघलेगी भी। तो बर्फ़ जब पिघली, मेल्ट हुई, तो उसके बाद नदियाँ निकली होंगी, क्योंकि देखिए जो जितने भी पर्वत हैं उनके ऊपर बर्फ़ जो जमी है वहाँ ग्लेशियर्स बनते हैं। और ग्लेशियर नित्यवाही नदियों के प्रमुख स्रोत हैं। जैसे भारत की बात करें, क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, यमुना नदी है, ताप्ती है, कोसी है, रामगंगा, बाणगंगा, ये सब ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो इनको जो पानी मिलता है वो बर्फ़, जो ग्लेशियर क्या है, बर्फ़ का एक क्षेत्र है, तो बर्फ़ पिघलती है, वो पानी के रूप में हमारे क्षेत्र में हिमरेखा से नीचे आने पे वो जो बर्फ़ होती है पिघल के पानी का रूप ले लेती है, जो नदियों के माध्यम से हमें पानी उपलब्ध होता है। तो जब वो नदियाँ बह के आती है तो अपने संग कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद लेके आती है, तो वो कहीं बिछाएगी तो उससे तो मैदान बनेगा, लेकिन उससे पहले हिमालय कैसे बना? प्लीस्टोसिन हिमयुग से पहले हिमालय की उत्पत्ति एक काल में न होकर 4 काल में, 4 रूप हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय।
देखिए मैंने कहा हिमालय की उत्पत्ति एक बार में नहीं हुई थी। उस समय जो हम बात करें जब ये हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो ये है भारतीय प्लेट और ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। अब ये प्लेट यूरेशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, यूरोप और एशिया मिलकर तो अपने आप में एशिया अपने आप में बड़ा, उसमें यूरोप जुड़ जाएगा तो बहुत बड़ा। तो इन दोनों की उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही थी। वैगनर की थ्योरी आपने पढ़ी, दोनों में टक्कर हुई। टक्कर होने के कारण ये भारी प्लेट है और ये है हल्की। तो भारी प्लेट हमेशा हल्की प्लेट को ऊपर की तरफ धक्का दे देती है। टक्कर हुई तो ये तो नीचे आ गई और ये हिस्सा ऊपर उठ गया तो ये वलन पड़ा और वलन के कारण किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब एक हिस्सा उठेगा तो बीच में गैप भी तो आएगा। जैसे पैंजिया की बात करें तो ये पैंजिया है और कहते हैं पृथ्वी को पहले पैंजिया कहा जाता। पैंजिया के चारों ओर पानी भरा हुआ था जिसका नाम था पैंथालासा सागर। आपने वैगनर थ्योरी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर की, उसमें प्लेट टेक्टोनिक की या उठाव गिराव की प्रक्रिया के कारण दरार आई और पैंथालासा का पानी इन दोनों के बीच में दरार में बढ़ गया। तो इसके दो पार्ट हो गए, ये तो बन गया लॉरेशिया और ये बन गया गोंडवाना लैंड। तो उत्तर का भाग लॉरेशिया या अंगारा लैंड भी कहते हैं और दक्षिण के भाग को हम गोंडवाना, और इनके बीच में सागर बना वो बना टेथिस सागर। ये सागर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे मरुस्थलों का भी कहते हैं यहीं से उद्गम है, हिमालय का भी कहते हैं। और इसके बाद जो हिमालय के वलन के ऊपर उठ गया, जो नीचे हुआ तो ये धीरे धीरे ये जो टेथिस सागर का सिकुड़ने संकुचन होने लगा तो इनके निर्माण में कालों का परिवर्तन हुआ। देखिए ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय बना ओलिगोसिन काल में। मैंने कहा था हिमालय की उत्पत्ति हर अलग अलग काल में। ये अगला चैप्टर हमारा भारत का भौतिक स्वरूप है तो उसमें हम ये पूरा बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम चट्टानों के रूप में पढ़ रहे हैं तो हमें वो जानना इम्पोर्टेंट। ये IAS का RAS लेवल में पूछा गया है कि हिमालय का निर्माण कब हुआ है, किन किन कालों में हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कीजिएगा ढंग से। लघु हिमालय मायूसीन काल में निर्मित हुआ था और शिवालिक हिमालय प्लायोसीन काल में। इसका मतलब ये तीन इंपॉर्टेंट काल हैं जिन कालों में हिमालय की उत्पत्ति एक ही काल में ना होके किन कालों में हुई है, 3-4 कालों में, ओलिगोसिन, मायूसीन और प्लायोसीन में हुई है। ये हमारी सबसे नवीनतम श्रृंखला है जो कि आसाम, अरुणाचल और नागामेजो तक जाती है, जो कि सतत ना होकर टूटी हुई है जगह जगह से है। अब हम बात करें चतुर्था की हिमयुग के बाद जब बर्फ जम गई पिघलेगी, पिघलने के बाद जो नदियाँ पर्वतों पे से बह के नीचे आएंगी तो अपने संग कंकड़ पत्थर बड़े बड़े लाएंगे, फिर मध्यम आकार के लाएंगे, फिर बारीक और बारीक। तो बड़े बड़े पत्थरों को तो ज़्यादा लंबे दूरी तक धक्का देके भार की एक सीमा, आपको एक वजन होने की एक आपकी सीमा होती है, उससे ज़्यादा रख दोगे तो आप छोड़ दोगे कुछ ना कुछ सामान। ऐसी नदी भी बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ छोड़ देती है, फिर उससे मध्यम आकार के, फिर उससे कम आकार के, फिर आगे रेत और रेत से आगे मिट्टी का निर्माण किनारों पर छोड़ती जाती है। ये जो प्रक्रिया होती है तो इसी समय जो नदियाँ होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनके बीच में जगह होती है तो उसमें पानी अंदर की तरफ बहता है, हमें ऊपर दिखाई नहीं देता, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर क्षेत्र। ये ज़्यादातर पर्वतों के जो पर्वतपतीय क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलते हैं। उससे आगे आकार थोड़ा छोटा हो जाता है पत्थरों का, तो नदी ऊपर दिखाई दे रही, मतलब तरगीला हो गया, हमें गीला गीला दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, तराई क्षेत्र। खादर ऐसा क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी, नदियाँ अपने संग जो रेत और मिट्टी लाती हैं तो वहाँ पर रोज़ हर साल जब बारिश होती है पानी पहुँच जाता है, तो वो बाढ़ जब जाती है तो वहाँ तक पानी पहुँच जाता है, तो उस क्षेत्र को कहते हैं खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र हर साल जब बाढ़ें आती हैं या नदी अपने संग मिट्टी लाती है तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसे करके लेयर जमती जाती है और वो कठोर मिट्टी का रूप लेके ऊंची जगह बना लेती है। जब वो स्थानीय ऊंचा हो जाएगा तो उस समय बाढ़ का पानी उन ऊंचे इलाकों में पहुंच नहीं पाता, उन इलाकों को कहते हैं बांगर क्षेत्र। नदियाँ जितना भी मलबा लेके गई वो अंत में कहाँ जाके गिराएंगी, समुद्र में। जैसे भारत का ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है तो सारी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, कुछ ही नदियाँ जो अरब सागर की ओर जाती हैं। तो वो जब इतना वज़न हो जाता है कि अब वो लास्ट में कहते हैं ना बुढ़ापे में जाके वज़न नहीं ढो सकते, तो नदियाँ उस समय एक तरह से बूढ़ी हो चुकी होती है, तो वज़न तो अपने संग जितनी भी रेत गाद मिट्टी बारीक कंकड़ जो भी लेके जाती हैं वो उसके समुद्र के जो किनार तटवर्ती इलाके होते हैं वहाँ छोड़ देती है। तो वहाँ चापाकार जैसे ये पंजाकार ऐसे ऐसे यहाँ से तो निकल जाएगी इनमें से, और ये जो जगह इनमें वो रेत भरी रेत दलदल जैसी आकृति है। तो पंजाकार वृक्ष की जो देखिए जड़ें इस आकार में काफ़ी सारे आकार में वो डेल्टा बनाती हैं, तो वो डेल्टा ही। तो इन निर्माण किसमें हुआ, 5 तरीके, भाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा। तो मैदान भी एक तरीके का ना होके कई तरीके के हो जाते हैं। अब इसमें हम इसको आगे भी समझेंगे।